हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्रवीण स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 10 जनवरी और 10 जनवरी 2021 के जितने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर भी करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, तो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कहता है कि हेमा कोहली कौन? हेमा कोहली किस राज्य के चीफ जस्टिस बने? तो हेमा कोहली किस राज्य के चीफ जस्टिस बनी है, मुख्य न्यायाधीश? तो तेलंगाना। कहाँ की? तेलंगाना की हेमा कोहली बनी है। दूसरा है आंध्र प्रदेश। बहुत सारे राज्यों के मुख्य न्यायाधीश का इधर उधर अदला बदली हुआ है, उसके बारे में हम एक लिस्ट आपको दे रहे हैं। उन सभी के बारे में आप जरूर जानिए और लिखते भी चलिए। तो तेलंगाना की कौन बनी? हेमा कोहली। आंध्र प्रदेश के कौन बने? तो आंध्र प्रदेश के बन गए हैं अरूप। कौन? अरूप कुमार गोस्वामी। कौन बन गए? अरूप कुमार गोस्वामी। ये भी याद रखिए। चलिए अगला, उत्तराखंड के कौन बने? तो उत्तराखंड के बने हैं राघवेंद्र सिंह। कौन? राघवेंद्र सिंह चौहान। असम के कौन बने? तो असम मतलब गुवाहाटी के कौन बने? तो सुधांशु धुलिया। कौन बने? सुधांशु धुलिया। और भी कुछ राज्यों का लिस्ट है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। चलिए, सिक्किम का कौन बने? तो सिक्किम का बने हैं जेके माहेश्वरी। कौन? जेके माहेश्वरी। और उड़ीसा के कौन बने? उड़ीसा के बने हैं एस मुरलीधर। कौन? एस मुरलीधर। अगला और भी जानिए। तो जम्मू एंड कश्मीर का कौन बने? तो जम्मू एंड कश्मीर का बन गए हैं पंकज मित्तल। कौन? पंकज मित्तल। और जानिए मद्रास का, तो राजीव बनर्जी। मद्रास का कौन बन गए? तो राजीव बनर्जी। इतने लोगों की तबादला अभी वर्तमान में हुआ है ना। राज्यों के चीफ जस्टिस की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन इनको शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा इनका शपथ दिलाया जाता है। चलिए अब तेलंगाना आई है, तो तेलंगाना की बात करते हैं। तो तेलंगाना का गठन कब हुआ था? तो 29वें राज्य के रूप में हुआ था 2 जून 2014 को। लेकिन अब जो है भारत में राज्यों की संख्या फिर से पुनः 28 हो गई है। क्यों? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को बना दिया गया क्या? यूनियन टेरिटरी। चलिए आगे बात करिए। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है चंद्रशेखर राव। ये भी आप याद रखिए। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तो तेलंगाना के राज्यपाल हैं टी सुंदरराजन। कौन? टी सुंदरराजन है तेलंगाना का मुख्यमंत्री। तो इतनी सारी बातें आपको जरूर याद रखनी चाहिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहता है कि प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया गया? यहाँ पर जाएगा हो गया, लिखा गया है किस दिन मनाया गया। तो प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया 9 जनवरी को। 9 जनवरी को कौन सा? तो 16वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। ये मनाया क्यों जाता है इसके बारे में सबसे पहले बार ये मनाया गया था 2003 में, है ना। 2003 से इसे मनाए जाने की परंपरा की शुरुआत हुई। तो 2020 के प्रवासी भारतीय दिवस का थीम क्या है? तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान। थीम भी पूछता है बहुत ज़्यादा, आप जरूर थीम को याद रखिए। तो प्रवासी भारतीय दिवस 2020 का थीम क्या है? तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ये है इस वर्ष का थीम है। और ये मनाया क्यों जाता है? तो ये इसके मनाने का पीछे कारण है कि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। कौन लौटे थे? तो महात्मा गांधी लौटे थे, है ना। महात्मा गांधी लौटे थे। महात्मा गांधी को सबसे महान प्रवासी माना जाता है, जिन्होंने केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व नहीं किया बल्कि भारत के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया।
ये जरूर बात है। तो सबसे महान प्रवासी किन्हें माना जाता है? तो महात्मा गांधी को। किनको? महात्मा गांधी को, है ना। और ये कब लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से? तो 9 जनवरी 1915 को वहाँ से लौटे थे। उन्हीं के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। जब अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की बात करेगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। जरूर याद रखिए 18 दिसंबर को इंटरनेशनल, है ना, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस किस दिन? 18 दिसंबर को, हाल ही में तो मनाया गया। चलिए अगली बात करते हैं। कहता है कि किस मशहूर फैशन डिजाइनर का तमिलनाडु के कोयम्बटूर में मृत्यु हो गया? तो किसकी मृत्यु हो गया? तो यहाँ पर सत्य पॉल, पॉल छूटा हुआ है, मिसप्रिंट है, सत्य पॉल का। किसका? सत्य पॉल का। सत्य पॉल का मृत्यु हो गया। ये क्या थे? तो ये मशहूर फैशन डिजाइनर थे, मतलब महंगे महंगे जहाँ पर साड़ियों पर फैशन किया जाता था और भी कई, मतलब जहाँ फैशन की ज़रूरत थी तो वहाँ पर इनकी ज़रूरत पड़ती थी। और ये सबसे महान फैशन डिजाइनर थे। ये कहाँ के थे? तो तमिलनाडु के थे। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में इनकी मृत्यु हो गई। तो सत्यपॉल। चलिए इस प्रश्न के बारे में इतना ही। मृत्यु के बारे में जो भी प्रश्न है कभी कभी कभार पूछ देता है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है लेकिन फिर भी शामिल कर लिया गया इसे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहता है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं कौन? एलन मस्क। एलन मस्क। एलन मस्क है कौन? तो एलन मस्क जो है टेस्ला और स्पेस एक्स का संस्थापक है, फाउंडर है, मालिक है। किसका? टेस्ला का एंड स्पेस एक्स का, स्पेस एक्स का मालिक है ना। ये अभी जो है एलन मस्क जो है टेस्ला कंपनी ने ही चीन के संघाई में, कहाँ? चीन के संघाई में 74 सुपर पावर चार्ज स्टेशन का निर्माण किया है ना। भारत में भी अपना फैलाना चाह रहे हैं कारोबार। तो संघाई में, चीन के कहाँ? संघाई में 74 पावर स्टेशन, चार्जिंग पावर स्टेशन का निर्माण किया है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा चार्जिंग पावर स्टेशन है। चलिए, तो एलन मस्क किसके अनुसार बने हैं? तो किसके अनुसार? ब्लूमबर्ग के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? एलन मस्क। जबकि एशिया का दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी। और भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो मुकेश अंबानी। अभी हाल ही में हमने बताया था कि एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने। एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने, ये आपको बताना है कमेंट करके। हमने अभी पिछले 1-2 दिन पहले बताया है कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो वो हम आपको इतना हिंट कर रहे हैं कि चीन के हैं, और चीन के कौन है जो आपको बताना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि किस राज्य सरकार ने एम पेंशन ऐप लॉन्च किया? एम पेंशन ऐप का मतलब क्या हुआ? एम से हो गया मणिपुर, तो मणिपुर पेंशन ऐप लॉन्च किसने किया? तो मणिपुर राज्य सरकार ही किया होगा। क्यों किया गया है? तो ये किया गया है कि जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनको जो पेंशन दिया जाता है, और पेंशन से जितने भी संबंधित पेपर हैं, कागजात हैं, उसके लिए उनको दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब ऑफिस में, बैंक में, कहीं भी, उन्हीं के लिए एक एम पेंशन ऐप लॉन्च किया गया, और वे अपना घर बैठे ही वो जितनी सारी रिक्वायरमेंट है पेपर का, वो सारे रिक्वायरमेंट को घर बैठे ही पूरा कर सकते हैं। तो एम पेंशन ऐप को किसने लॉन्च किया? तो मणिपुर सरकार ने। मणिपुर की बात आई है। आप बताइए कि मणिपुर का मुख्यमंत्री कौन है? तो मणिपुर का मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, जो बीजेपी पार्टी से हैं। मणिपुर का राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। कौन? नजमा हेपतुल्ला, है ना। लोकसभा की सीटों की संख्या 2, राज्यसभा की सीटों की संख्या 1, और विधानसभा की सीटों की संख्या है 60। इतनी सारी बातों को आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहता है केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020
में जीडीपी की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 2020 कितना ये लगाए हैं 7.7%, मतलब कि 2020-21 में जीडीपी जो रहेगा, जीडीपी का दर जो रहेगा 7.7% रहेगा। चलिए जीडीपी क्या होता है, तो जीडीपी के बारे में थोड़ा और जान लीजिए। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इतनी बातें आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहता है किस राज्य में देश के पहले फायर पार्क, कौन सा पार्क? फायर पार्क का ऑनलाइन लोकार्पण किया गया? तो ये कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में देश के पहले फायर पार्क का लोकार्पण किया गया। कहाँ पर? फायर पार्क का कहाँ पर लोकार्पण किया गया? तो उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक जी हैं। 15 लगातार 5 कार्यकालों से वे ही रह रहे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? तो गणेशी लाल। उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। उड़ीसा में लोकसभा की सीटों की संख्या 21, राज्यसभा सीटों की संख्या 10 और विधानसभा सीटों की संख्या है 147। अभी एक दिन पहले ही हमने आपको पढ़ाया था रामलिंगेश्वर पार्क, फायर पार्क की बात नहीं, रामलिंगेश्वर पार्क। रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो उड़ीसा में हुआ। और भी कई एसटीडी की बातें हैं, हमने कई बार आपको चर्चा भी किया है कि 2023 का हॉकी का विश्व कप कहाँ होगा? तो ये होगा उड़ीसा में ही होगा, उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगा। 2018 में भी हॉकी का विश्व कप भारत में ही और भारत के उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में ही हुआ था। और भी बातें जानिए तो अभी हाल ही में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम की स्थापना कहाँ किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है? तो एक किया जा रहा है उड़ीसा में ही। कहाँ पर? उड़ीसा में। चलिए आगे बात करते हैं। उड़ीसा में कहाँ किया जा रहा है? तो राउरकेला में किया जा रहा है। कितने लोग बैठेंगे? तो लगभग 20 से 22,000 लोगों को बैठने की व्यवस्था इसमें होगी। तो ये भारत का हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बनकर तैयार होगा। है कि PIDF एंड POS किससे संबंधित है? तो पहले जानिए कि PIDF का फुल फॉर्म होता क्या है। तो PIDF का फुल फॉर्म होता है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। क्या? पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये तो हुआ PIDF का। POS का फुल फॉर्म जानिए तो पॉइंट ऑफ सेल होता है। क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल। क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल। ये होता क्या है? संबंधित किससे है? तो ये संबंधित है RBI से, और RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। कौन है? तो शक्तिकांत दास। कौन? शक्तिकांत दास। और पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ऑसबॉर्न स्मिथ। इतनी बात आपको याद रखना है। तो ये PIDF और POS किससे संबंधित है? तो RBI से संबंधित है। ये होता क्या है? तो ये PIDF के पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का विकास करना है, इस योजना का विकास करना है। और इसके तहत क्या करेंगे कि ऑनलाइन लेन देन की सुविधा को और भी सुगम बनाया जाएगा इसके माध्यम से, PIDF योजना के माध्यम से, और डिजिटल को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसी उद्देश्य से इसको PIDF योजना को लागू किया गया है। और ये किसने किए हैं? तो ये किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो ये किया गया है RBI का डिप्टी गवर्नर कौन है? BP कानूनगो। उन्हीं की अध्यक्षता में, उन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया है। और उन्हीं की अध्यक्षता में लगभग 1 से 2 सालों में डिजिटल पेमेंट को मतलब बढ़ावा देने के लिए इस योजना का शुरुआत किया गया है। तो इतनी सारी बातें आप जानिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है किस बैंक ने फिनटेक इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए IIT कानपुर के साथ समझौता किया? तो किस बैंक ने समझौता किया है?
तो ये समझौता किया है पीएनबी ने। किसने? पीएनबी ने। पीएनबी का मतलब पंजाब नेशनल बैंक। क्या होता है? तो ये बैंकिंग मतलब ये क्या होता है? इनोवेशन सेंटर, फिनटेक इनोवेशन सेंटर स्थापित करने का मतलब इसमें क्या होगा? तो बैंकिंग हुआ, फाइनेंशियल सर्विसेज हुआ और जो इंश्योरेंस हुआ, इन सभी के लिए जो चैलेंजेज होगा उनका पता लगाने के लिए इसकी स्थापना किया गया है, किया जाएगा, है ना। मतलब कि जितनी भी ये बैंकिंग हुआ, बैंकिंग से कई समस्याएं हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं और जो भी इंश्योरेंस का काम है, उन सभी में जो जो चैलेंज है, मतलब जो जो इसको लागू करने में समस्याएं उत्पन्न होती है, उनको पता लगाने के लिए एक किया गया है फिनटेक इनोवेशन सेंटर का स्थापना किया। इस समझौता करके दोनों जो है आईआईटी कानपुर और पीएनबी दोनों आपस में समझौता करके इसकी स्थापना किया है। चलिए अब आई है पीएनबी की बात। तो पीएनबी क्या होता है? तो पीएनबी का फुल फॉर्म होता है पंजाब नेशनल बैंक और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 19 मई 1894 ईस्वी को हुआ था, है ना। ये पूर्णतः भारतीयों द्वारा स्थापित पहला बैंक है ना। ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था लाला राय राजपथ के द्वारा। तो इस तरह से भारत का सबसे पुराना बैंक और पूर्णतः भारतीयों द्वारा स्थापित कौन सा बैंक है? तो पीएनबी है। इतना जरूर याद रखिए। पीएनबी के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है? तो इनके वर्तमान में चेयरमैन सुनील मेहता। कौन है? सुनील मेहता। एमडी एंड सीईओ इसका है मल्लिकार्जुन राव। पीएनबी का मुख्यालय है नई दिल्ली। तो इतनी सारी बातें आपको याद रखना है। और भी आपको बात याद रखना है क्या कि 1 अप्रैल 2020 ईस्वी को जो 10 बड़े बैंकों का 4 बड़े बैंकों में जो विलय हुआ, उसमें पीएनबी में किन किन बैंक का विलय हुआ? तो पीएनबी में कौन कौन बैंक का विलय हुआ जरूर आप याद रखिए, थोड़ा ध्यान रखिए इस पर। कौन किस किस बैंक का? तो ये हुआ है यूबीआई का। किसका? यूबीआई, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एंड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। कौन? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। इन दोनों का विलय किस में कर दिया गया? पीएनबी में। मतलब यूबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी में हुआ था। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की स्थापना कब हुआ था? तो 19 फरवरी 1943 को हुआ था। तो यूबीआई और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इन दोनों को किस में मिला दिया गया? तो पीएनबी में मिला दिया गया। और भी कई बैंकों का विलय हुआ है, हमने पिछले वीडियोज में बताया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर देखिए, सारी बातें आपको जानकारी आसानी से मिल जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न कहता है कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने सतर्क नागरिक नामक ऐप लॉन्च किया? तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ने सतर्क नागरिक नामक ऐप लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किए हैं जम्मू कश्मीर राज्य। कौन से राज्य? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा, है ना, सतर्क नागरिक नामक ऐप लॉन्च किया गया। ये सतर्क नागरिक है कौन? सबसे पहले लॉन्च किसने किए? तो आप जानते हैं जम्मू कश्मीर का गठन 31 अक्टूबर 2019 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में किया गया, है ना। ये बातें आप याद रखिए। और भी इसके प्रथम लेफ्टिनेंट, जैसे जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर जैसी मतलब यूनियन टेरिटरीज के रूप में बना, तो इसके प्रथम डिप्टी गवर्नर कौन थे? उपराज्यपाल। तो उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि अभी वर्तमान में भारत के क्या हैं? कैग हैं। कौन है? कैग। क्या है? कैग हैं। कैग का मतलब कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। चलिए अब आई है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर से एक बात और जानिए, तो वहाँ आर्टिकल 35A और 370 को 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था, ये भी जान लीजिए। वर्तमान में वहाँ के गवर्नर जनरल कौन है? तो मनोज सिन्हा जी हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू को हटने के बाद वहाँ के डिप्टी गवर्नर किन्हें बना दिया गया? तो ये बना दिया गया है मनोज कुमार सिन्हा जी को। और वही जो है सतर्क नागरिक नामक ऐप को लॉन्च किए।
ये सतर्क नागरिक ऐप है क्या, इसके बारे में जानिए। तो इनका कहना है कि जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध सतर्क रहें, है ना, चौकन्ना रहें, और भी कोई ऐसी ज़रूरत पड़े तो उन सभी के